सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक शहर के होटल में एक सयाह दाखिल हुआ और मालिक से उसके होटल का बेहतरीन कमरा दिखाने को कहा। मालिक ने उसे बेहतरीन कमरे की चाबी दी, कमरा देखने की इजाज़त दे दी। अच्छा, सयाह ने काउंटर पर एक $100 का नोट जो है बतौर एडवांस रख दिया और कमरा देखने चला गया। अच्छा, उस वक्त शहर का जो किसाब होटल के मालिक से गोश्त की रकम लेने आया हुआ था और होटल मालिक ने वही जो $100 है वो उठाकर कसाब को दे दिए, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जी जो सियाह है उसको कमरा ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, कसाई ने $100 लेकर फ़ौरन ये रकम अपने जानवर सप्लाई करने वाले को दे दी। जानवर सप्लाई करने वाला एक डॉक्टर का मगरूज़ था जिससे वो इलाज करवा रहा था, तो उसने वो जो $100 है वो डॉक्टर को दे दिए। वो डॉक्टर काफ़ी दिनों से उसी होटल के कमरे में मुकीम था, इसलिए उसने यही नोट होटल के मालिक को अदा कर दिया। अब वो $100 का जो नोट है, सोचें काउंटर पर ही पड़ा था कि कमरा पसंद करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर गया हुआ जो मुतवक्के गाहक है वो वापस आ गया और वो होटल के मालिक को बताता है कि मुझे कमरा पसंद ही नहीं आया। ये कहकर उसने अपना $100 का जो नोट है वो उठाया और चला गया। अब मईशत की इस कहानी में पैसे ना होटल वाले की जेब से गए, ना मुतवक्के गाहक के कम हुए, लेकिन फिर भी होटल वाले, कसाब, जानवर सप्लाई करने वाले, डॉक्टर अपने अपने कर्ज से फारिग हो गए। और ऐसे जैसे दौलत किसी की नहीं होती ना, वैसे ही इक़्तिदार भी किसी का नहीं होता। आज कोई तख्त पर बैठा है, कल कोई और उसी तख्त पे बैठ जाएगा। अब इस वक्त पंजाब में सियासी बहरान शदीद से शदीदतर होता चला जा रहा है। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ हमज़ा के हलफ लेने के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। नून लीग मामला अदालत में ले गई है। अदालत ने फैसला हमज़ा शहबाज के हक़ में सुनाते हुए गवर्नर पंजाब को फौरी तौर पर हमज़ा से हलफ लेने का हुक्म जारी किया, लेकिन ताहाल हमज़ा से हलफ नहीं लिया जा सका। अब जाहिर सी बात है कि नून लीग अब इस बात पर जोर दे रही है कि जी, बल्कि देगी जोर इस बात पे कि जी गवर्नर पंजाब अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हलफ ना लेकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जी लोटों और दौलत के बेदरीग इस्तेमाल से नून लीग ने ज़मीरों का सौदा करके हुकूमत कायम करने की कोशिश की है, इसलिए नून लीग का ये अमल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। और तो और हमज़ा के हक़ में दिए जाने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली ने हमज़ा शहबाज के हलफ से मुतालिक फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट में चैलेंज कर दिए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सिप्तान खान और राजा बिशारत समेत 17 अरकान असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अपील के ज़रिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से दायर अपील में हमज़ा शहबाज, वज़ीर आज़म और सदर को फ़रीक बनाया गया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून के बरक्स है। हाई कोर्ट का हलफ के लिए वक्त मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। अपील में नुक्ता उठाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास सदर और गवर्नर को अहकामात देने का कोई इख्तियार नहीं है। अपील में इस नुक्ते की भी निशानदेही की गई कि आइन का आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हमज़ा शहबाज के हलफ बर्दारी के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब देखते हैं कि इंट्रा कोर्ट इस मामले पर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग ये फैसला कर चुकी हैं कि वो हर सूरत पंजाब असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला कर इसे कामयाब बनाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग को ये लगता है कि डेप्यूटी स्पीकर ने उनकी मुखालिफ जमातों के साथ गठ जोड़ कर ली है। अब ऐसी सूरत हाल में दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना नागुज़ीर हो चुका है। और आज डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर पंजाब असम्बली का अहम इजलास होना था, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई असम्बली का आज होने वाला इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होने से आधा घंटा पहले ही मुलतवी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास मुलतवी किए जाने के हवाले से बात करते हुए कहा है कि कशीदा हालात की वजह से आज का इजलास मुनक्किद करना मुमकिन नहीं था। मौजूदा हालात की वजह से इजलास पीर 16 मई 2022 तक के लिए मुलतवी। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही ने राजा बिशारत के साथ मिलकर मीडिया से जब गुफ्तगू की तो गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार के हवाले से कुछ कहा। उनका और राजा बिशारत का क्या कहना था, क्लिप होगा, टीम चलाइएगा, सुनिएगा नाज़रीन।
जी तो सुना आपने, परवेज इलाही को कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं। डेप्यूटी स्पीकर ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया, सारे अमल को सबूताज किया। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है, बल्कि बड़ा आईनी खिलाफ पैदा हो गया। हमारे लोगों के आगे तो पुलिस खड़ी थी, जिसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जो अदालत में पेश की गई। इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। आईनी बहरान की बातें करने वाले पहला जो नोटिफिकेशन है वो देखें, और फिर उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी नए वज़ीर आला के हलफ लेने तक पुराना वज़ीर आला अपने हलफ पर बरकरार रहता है, और उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला हैं, उनके इख्तियारात बहाल हैं। अच्छा, इसी तरह राजा बिशारत ने क्या कहा कि जी हमारे पार्टी के वो लोग जो लोटे हैं और अगर वो माइनस हो जाएं तो ये लोग पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत खो देंगे। ये लोग चाहते हैं कि जी इन लोटों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमजा शहबाज से हलफ देकर उन्हें वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। अब साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त ज़्यादा जो टसल है तहरीक इंसाफ और काफ लीग की डेप्यूटी स्पीकर के साथ नज़र आ रही है, और शायद यही वजह है कि परवेज़ इलाही ये ख्याल कर रहे हैं कि जी प्लांटेड तरीके से डेप्यूटी स्पीकर ने काउंटिंग करवा के हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवा दिया। अच्छा, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन हमारे रहबरों की बेहिसी कह लें, इंतकामी आग कह लें, इंतकामी आग जिसकी वजह से पंजाब ख़तरे में पड़ गया। कहीं हमारे रहबरों की इंतकामी आग पंजाब को अपनी लपेट में ना ले ले। फिर इसके बाद हमारे ये अवामी नुमाइंदे किस बुनियाद पर अपनी अपनी सियासत चमकाएंगे। इस वक्त महंगाई, मुआशी चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं, हमारे रहबरों को तो इस मसले से बाहर आकर सोचने का टाइम भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त कौन तख्त पर बैठेगा, किसको तख्त से उतारा जाएगा, बस यही उलझन है। इसी उलझन में हमारी जो सियासत है वो उलझ चुकी है। लेकिन जो नहीं उलझे वो हैं उस्मान बुज़दार साहब, जिनको उतारने के लिए ही सारी सूरत हाल बनाई गई है। सब बेसुकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार है जो अब भी पुरसुकून है और बतौर जब अपने फ़राइज़ को जारी रखे हुए हैं और मामूल की बुनियाद पर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और यही बात नून लीग के अता तारड़ को खटक रही है। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने अता तारड़ को, उनका ख्याल है कि जी इमरान खान पंजाब के अवाम से उस्मान बुज़दार की सूरत में इंतकाम ले रहे हैं। अब अता तारड़ गवर्नर पंजाब की तरफ भी अपनी तनकीदी तोपों का रुख किए हुए हैं। गवर्नर पंजाब को इस बहरान का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जी वो किसी सूरत हमजा से हलफ नहीं लेंगे। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए आइन शिकनी के जुर्म में साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। इन शख्सियात में सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल है, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ और वज़ारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। वफाकी हुकूमत के बकौल कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई। सदर आरिफ अलवी, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के माँ पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबूताज किया। पंजाब असम्बली में भी आइनी अमल को सबूताज किया गया और गवर्नर ने आइन शिकनी की। अब वफाकी हुकूमत इस हवाले से आइनी और तकनीकी बुनियादों पर काम कर रही है और आइन शिकनी के सबूत जमा कर रही है। देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। अच्छा, नून लीग का शुरू दिन से ये इख्तलाफ रहा है कि जी उस्मान बुज़दार कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये वाज़े आना शुरू हो गए जी उस्मान बुज़दार को बदला जाए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने आखिरी वक्तों तक उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद किए रखा। वाकिफ़ाने हाल कहते हैं, बताते हैं कि इमरान खान अगर वक्त पर फैसला कर लेते तो आज हालात वो ना होते जो आज हैं। लेकिन बुज़दार इस सब मुश्किल हालात के बावजूद मुकद्दर के सिकंदर निकले, जो आज भी अपनी कुर्सी संभाले हुए हैं, और उनको देखकर उनके मुखालिफिन के दिल अब भी जल रहे हैं। अब जहाँ नून लीग पंजाब में बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराती है, जानिब हसन मुर्तज़ा भी इस बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही को ठहरा रहे हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने हसन मुर्तज़ा को, कह रहे हैं कि जी हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, हम आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। और हसन मुर्तज़ा ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जी आइन का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आइन का मजाक, आइन का तमाशा हर सियासी जमात ने अपने फ़ायदे को देखते हुए बनाया। जिसको मौका मिला उसने बनाया। ज़मीरों का सौदा सबके सामने हुआ, खुलेआम हुआ, और ये इक़दाम भी आइन के ख़िलाफ़ था, ये इक़दाम भी आइन के मुनाफी था। और इसीलिए तहरीक इंसाफ ज़मीरों के सौदागरों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और अब मलिका बुखारी अपने वकील के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रही थी जी, हम इस मामले में आइन और कानून के मुताबिक सुरखरू होंगे। और वकील तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जी आज मुनहरिफ अराकीन का अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया। ज़रा सुनिएगा।
जी, तो सुना आपने, पीटीआई के वकील कहते हैं कि जी मुनहरिफ अराकीन की सौदेबाजी से हमारी सियासत एक बार फिर 90 की दहाई में चली गई है, ये दाग इन पर रहती दुनिया तक रहेगा। जबकि मलिका बुखारी क्या कह रही हैं कि जी मुनहरिफ अराकीन जो हैं उन्होंने अपनी जमात के साथ बेवफाई की है, मुनहरिफ अराकीन ने ज़मीर फरोशी की है, अवाम मुनहरिफ अराकीन को लोटे कह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे, 30 दिनों में इस केस का फैसला होना चाहिए। मुनहरिफ अराकीन अपने जवाबात जमा करवाएं, हम दलाइल देंगे, आइन और कानून के मुताबिक सुरखरू होंगे। हमने इमरान खान की हिदायत पर मुनहरिफ अराकीन का मुकदमा अदालत में रखा और ये जो अराकीन है इन्होंने जमहूरी निज़ाम पर काला दाग लगाया, इन्हें फौरी तौर पर डीसीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक एक खबर है, वो ये कि जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और उनकी जमात के जो दीगर ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात के मामले पर नोटिस लेते हुए पैमरा से पेशावर जलसे की वीडियो रिकॉर्डिंग तलब की है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम लीग नून का मुकर्रर करदा एजेंट करार दिया था। अच्छा, अब एक तरफ तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रही है, दूसरी जानिब मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी तहरीक इंसाफ पर अपनी तनकीदी तोपें खाली करते हैं। सुनिएगा ज़रा। जी, मरियम नवाज क्या कह रही हैं कि जी इमरान खान ने साजिशी खत की रट लगा रखी है। साजिश इमरान खान जैसे नाकाम इंसान के खिलाफ कैसे हो सकती है? साजिश तो नवाज शरीफ जैसे कामयाब इंसान के खिलाफ हुई थी। और हमजा क्या कह रहे हैं कि जी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुलने पर चीख रहा है, अभी तो जेल की सलाखें भी खुलना बाकी हैं। अब जहाँ तक मरियम ने साजिश की रट की बात की, तो इस बात की तारीख गवाह है कि यही रट नवाज शरीफ और ख़ुद मरियम नवाज भी लगाते रहे कि नून लीग के खिलाफ इदारों ने साजिश की और फिर क्यों निकाला का ढिंडोरा तो सभी जानते हैं। अब इसलिए इंसान को मेरे ख्याल से वही बात करनी चाहिए जिस पर इंसान खुद भी अमल करता हो। अच्छा, वैसे विफाकी शरई अदालत ने भी हुकूमत को 5 साल में सूदी निज़ाम को ख़त्म करने पर अमल करने का हुक्म दिया है और विफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद सूद के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला सुनाते हुए सहूलत कारी करने वाले तमाम कवानीन और शिक्कों को गैर शरई करार दे दिए, जिस पर सिराजुल हक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने सिराजुल हक साहब को, कह रहे हैं कि जी हुकूमत 5 साल का इंतजार ना करे बल्कि फौरी तौर पर वो सूदी निज़ाम को इस्लामी शरई निज़ाम से बदलने का फैसला करे, और अगर हुकूमत ने इस फैसले के आगे कोई मुश्किल खड़ी की या कोई हीले बहाने किए तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इतलात हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के अहम इजलास में यह फ़ैसला किया गया है कि मुल्क भर से 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल मार्च इस्लामाबाद लाया जाएगा। इस मार्च का आगाज़ पीटीआई कब करेगी और इस मार्च में मुतालिबात क्या होंगे, क्या क्या शामिल होगा मुतालिबात में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोज़ब साहिबा। कंवल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंवल, पीटीआई का मार्च जिसमें 20 लाख जो लोग हैं इस्लामाबाद जाएंगे, क्या इस मार्च का मकसद सिर्फ एक ही होगा कि मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिजा। जी, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है कि जिस तरीके से साजिश के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो एक 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, एक बैरूनी मुल्क से अमेरिका से बैठ के हुक्मनामा जारी हुआ और उसको एज इट इज़ मनो इम्प्लीमेंट किया गया और एक कामयाब तरीके से साजिश को एग्जीक्यूट किया गया, मुदाखलत की गई और मुदाखलत के लिए इस्तेमाल हुआ वर्ड जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इंट्रूजन हुई है, इंटरवेंशन हुई है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि एक पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसको इस तरीके से कठपुतलियाँ इस पर मुसल्लत की जाएं और बाहर से बैठ के डिक्टेशंस दी जाएं कि ये बंदा हमें पसंद नहीं, ये रशिया क्यों चला गया, इसने फलाने टाइम ये बात क्यों कह दी, इसने हमारी मर्जी से यहाँ पे अड्डे क्यों नहीं दिए, यहाँ पे हमने ड्रोन अटैक्स करने हैं तो वो ये क्यों नहीं करने दे रहा, हम सी पैक रोल बैक करना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं करने दे रहा। ये सारे मामला है पाकिस्तान की सलामती के, खुद मुख्तारी के और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के। गुलामी नहीं करनी हमें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इलेक्शनों की बात नहीं है, ये इक़्तिदार की बात नहीं है, हमारी बका की बात है। ये हमारे लिए सर्वाइवल का मसला है, ये हमारी हकीकी आज़ादी का मसला है। ये नहीं हो सकता है कि हमने आज से 75 साल पहले अगर अंग्रेज़ों से बरतानिया से जो तख्त था उससे आज़ादी ले ली तो अब हम इम्पीरियलिज्म में चले जाएं और अब हमें वहाँ यहाँ पर उनको अपनी फ़ौजें भेजने की भी ज़रूरत ना पड़े, वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर या उनका एक थर्ड सेक्रेटरी जो है वो बुला के और यहाँ पर धमकियाँ दे डायरेक्ट और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, रजीम चेंज हो जाए
और यहाँ पर जो है वो कठपुतलियाँ उनकी, वो गुलाम जिनकी जायदादें वहाँ पड़ी हैं, जो उनके आगे जाके मिन्नतें तरले करते रहे कि हमें बचा लो, हम तुम्हारे साथ साजिशों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको पूरे के पूरे चोरों के टोले को हमारे ऊपर बिठा दिया जाए। आपसे आजकल सवाल सारे पूछ रहे हैं, मीडिया भी इस बात का गवाह बन जाए कि कोई रह तो नहीं गया मुजरिम जो अंदर, जिसके ऊपर जमानत पे ना हो, जिसके ऊपर केसेस ना हो, जो कोई चोर और बड़ा डाकू ना हो, या जिसने कत्ल करके और दौड़ा हुआ ना हो, जिसको काबीना में ना लेना हो। तो ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है, और इसलिए मार्च हकीकी आज़ादी मार्च है, ये कोई मजाक नहीं है, ये खाली इलेक्शन नहीं है, इसका ये बहुत बड़ा रेलेवेंस है। ठीक है। अच्छा कंवल, खबर के मुताबिक पंजाब में आइन शिकनी के अहकामात देने पर सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ और वज़ारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है। देखें, ये खबरनामा जो है ना, ये आज से 20-25 दिन पहले मरियम बीबी जो है, मरियम सफदर साहिबा, जो झूठ बोलने की एक्सपर्ट हैं हर जगह, लेकिन ट्वीट्स बड़ी सच्ची करती हैं। वैसे वो हर मामला झूठा उठाती हैं, उनकी हर कई भी बात बाद में झूठी हो जाती है, लेकिन ट्वीट्स बड़ी सच्ची करती हैं। ट्वीट्स कौन सी वो सच्ची करती हैं? जिसमें उन्होंने अदालत में आने वाले फैसलों का बताना हो, जिसमें उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों का बताना हो, जिसमें उन्होंने बताना हो कि किसको हमने बंद करना है, किसके साथ हमारा जो है वो फाशिस्ट जो एक माइंडसेट है ना कि हुक्मरान हम खानदान है, जमानत पे कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो बाहर आई हुई है, अपने वालिद साहब जो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी आपको पता है किस तरीके से वो बाहर लाया था, जो आपकी फ़ौज के आला ओहदेदारान हैं, जो टॉप के आपके सिपह सलार हैं, उनके खिलाफ हजरा सराई करती रही, अदलिया के खिलाफ बातें करती रही, जजेस की खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, जजेस की वीडियोस लेकर आती रही। उन्होंने तो 20 दिन 22 दिन पहले कह दिया था कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 होना चाहिए, फलाने के खिलाफ आर्टिकल 6 होना चाहिए। आर्टिकल 6 कोई मजाक है? ये आइन शिकनी नहीं है कि जिनकी 27 अप्रैल को फर्द जुर्म जिस पे आयद होना था वो मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है, जिन लोगों को जेलों में होना था वो आज जहाज़ में चढ़ के तो उम्रा करने जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा बन गए, क्योंकि वो वज़रा बन गए इस मुल्क के। तो इससे बड़ी आइन शिकनी क्या होगी? ये आइन शिकनी नहीं है कि आपने जो है वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है पाकिस्तान में, उसके कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट कर दिया है। जो मुझे बताएं उस वक्त क्या हुआ था जिस वक्त स्विस बैंक्स को ख़त लिखने की बात हुई थी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस वक्त के जो सदर थे उनके खिलाफ ख़त नहीं लिखा, क्योंकि उनको आइन ने एक इंडेमनिटी दी हुई है। आप किस बात पे आइन शिकनी कर रहे हैं? क्या इस मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आवाज़ उठाना आइन शिकनी है? तो फिर ठीक है, हम सारे आइन शिकन बनेंगे, क्योंकि हमने स्टेट को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। हम फॉरेन इंटरवेंशन, हम फॉरेन डिक्टेशन एब्सोल्युटली नॉट नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा कंवल, मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब और साकिब निसार की मुलाकात पर तबसरा किया है कि जी सादिक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई है। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। शुक्र करें कि वो किसी इफ्तारियों में नहीं गए, वो आधी रात को जाके उन्होंने मुलाकातें नहीं की, किसी की मिन्नतें तरले नहीं की हैं। वो एक साबिक चीफ जस्टिस हैं जिनके ऊपर इन्होंने झूठी वीडियोस बनाई और बाद में ये झूठी साबित हुई हैं। और जिनको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट मिले, अल्लाह का शुक्र, उन्होंने तो 40 साल पुरानी अपनी सारी पर्चियाँ दे दी थी। ये तो आज तक वो लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी जायदादें नहीं है, के बाद जो इनकी जायदादें निकली हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट जिसकी मेन जो रूए रवा है वो मोहतरमा मरियम साहिबा, आज तक पूरा ख़ानदान एक रसीद नहीं उसकी प्रोवाइड कर सका, और पूरी डिटाई से वहीं रहते हैं जाके, जहाँ पर पाकिस्तानी रोज़ाना जाके इनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो सादिक और अमीन बनने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, पूरी ज़िंदगी में एक साफ़ सुथरा सा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, और ईमानदारी सबसे पहले चाहिए। ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हक हलाल की कमाई चाहिए। ये नहीं होता कि अब्बा जी वज़ीर आज़म रह गए तो पूरे टब्बर ने जो है वो पहले 18 महीनों में ही कई ढेर सारी फैक्ट्रियाँ बना ली, तो उससे पहले जो है वो दादा जान जो है उन्होंने ज़ियाउल हक की बहुत ज़्यादा चमचागिरी की, तो गटरों के ढक्कन बनाते बनाते एक इत्तेफाक फाउंड्रियाँ बननी शुरू हो गई। वालिद साहब आके असम्बलियों में कहें कि मेरे वालिद बहुत अमीर थे। 16 मई 2016 की जो इनकी स्पीच है, मेरे ख्याल में उसको भी अब अदालत में ले जाके वो ये जनाब आला ये है वो ज़राए चैलेंज होना चाहिए। और जो चचा जान है जो इस वक्त अभी भी अपने नाम के साथ CM शहबाज लिखते हैं लेकिन गलती से वज़ीर आज़म बन गए इम्पोर्टेड, वो कहें मेरा बाप तो बड़ा गरीब आदमी था, मैं तो एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। तो भाई झूठ के ना पाँव होते हैं और ना झूठों की मेमोरी होती है।
हर रोज इनकी कई भी बात झूठी। सबसे लेटेस्ट झूठ तो ये है कि जो साइफर आया जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है, आज उसको ये क्लासिफाई नहीं कर सकते, इनको खोल के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वो एक सीक्रेट है, वो एक साइफर आया हुआ है, केबल आया हुआ है जिसमें धमकी दी गई है। क्यों जान निकल रही है? ये तो कहती थी कि ऐसा कोई खाती नहीं है, तो झूठ बोला है, ये तो खुद ही लिखाया गया है, ये तो फॉरेन ऑफिस के अंदर बैठ के जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद से लिखा है। आज मोहतरमा से मैं पूछ रही हूँ कि अभी तो ये ओहदेदार भी नहीं है, ना हुकूमत में इनका कोई हिस्सा है, लेकिन फिर भी इनको पूरा जो स्टेट चैनल है वो इनको लाइव दिखाता है और उन्हें वही प्रोटोकॉल मिल रहे हैं जो हुकूमत में पहले के। अच्छा कवल, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन में खाली बयान का नोटिस लिया है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तहरीक इंसाफ के मुताले पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? मुझे वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ये 100 मोटो लेने वाली जो तरीक़ेकार है, मैं इसके बारे में पूछ रही थी। आज भी कुछ को मैंने मैसेज किया कि मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी 100 मोटो नोटिस लेने के या एक्शन लेने की पावर्स हैं? सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हर स्टेटमेंट पे नोटिस ले लेते हैं, उनकी डिमांड्स पे भी नोटिस लेके देखें। और वो जिस वक्त मरियम बीबी यहाँ पे 3000 लोगों के साथ मौलाना के साथ मिलके और यही इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करने आई थी और बहुत कुछ सुना के गई थी और बहुत कुछ कहा करती थी, और असम्बलियाँ जाली हैं, उन्हीं असम्बलियों में अब जाके बैठे हैं। उस वक्त ये नोटिस क्यों नहीं हो रहे थे? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी। जब 2 मार्च 2021 को अली मूसा गिलानी की स्टेटमेंट्स आ गई, उनकी वो वीडियोस पकड़ी गई कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे, वो सारी लोगों को खरीद रहे थे, वोट ज़मीरों के सौदे कर रहे थे, उस वक्त भी नोटिस नहीं लिया। हालांकि हम तो उस दिन से ले जा के वो वीडियोस प्ले कर रहे हैं इनके सामने, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर मुस्कुराते रहते हैं और बड़े पुरसुकून बैठे रहते हैं। और उनके साथ बैठे हुए जो दूसरे हमारे मेंबर हैं वो कहते हैं आपके पास क्या सबूत है कि ये वीडियोस असली है? फिर हम सबूत के तौर पे उन्हीं का ही बयान सुनवाते हैं, अली मूसा गिलानी का अगले दिन का, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हाँ ये मैं ही हूँ और ये मेरे ही बयान आते हैं और मैं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं आपके पास क्या सबूत है कि वीडियोस असली हैं? तो देखें जो नोटिस लेने का तरीक़ेकार है ना, उसका भी नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, नोटिस लेने के तरीक़ेकार का भी नोटिस लेना चाहिए। गवल आपके वकील नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत का ये मानना है कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई और सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान की इमाम पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबूताज किया, पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबूताज किया गया और गवर्नर ने आइन शिकनी की। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब वक्त देने के लिए। वफाकी हुकूमत ने आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। इस पर आपकी कानूनी राय क्या है? क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि क्या ये इन इल्ज़ामात पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो भी सकती है? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो अमल हुआ था नेशनल असेंबली में, जिसमें कासिम सूरी साहब ने उसको किल किया था, और उसके बारे में उन्होंने कहा है ये कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में अक्सर हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाते हैं कि जनाब ये आइन के मुतरादिफ है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, यहाँ पे आइन कहता है कि इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, या हम कहते हैं कि आइन ने ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये जो आर्टिकल 6 के जुमरे में ये तमाम चीजें गालिबन मेरे ताईन नहीं आती, क्योंकि आर्टिकल 6 कहता है आर्टिकल 6 कि एब्रोगेशन हो, उसको आप आइन को अबेंस में रखते, तो यहाँ एब्रोगेट तो नहीं किया जा रहा, उसको खत्म तो नहीं किया जा रहा, उसको अबेंस में भी रखा जाता है। अगर कोई अमल किसी आइनी प्रोविजन जो कि दिए हुए उसके मुताबिक नहीं हो रहा तो उस अमल को गैर कानूनी तो कहा जाएगा, लेकिन आइन शिकनी गालिबन मैं समझता हूँ कि उसके आर्टिकल 6 के जो स्ट्रिक्टो सेंसो उसके जो मीनिंग्स हैं उसमें, या जो उसका एम्बेट है उसमें वो फॉल नहीं करेगा।
ठीक है। अच्छा आमिर अब्बास साहब, बकौल स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के पंजाब में कोई आइनी बहरान नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर और गवर्नर को हलफ लेने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया है। इन तमाम हालात को देखते हुए क्या लगता है कि क्या अदालत सदर और गवर्नर को हुक्म जारी कर भी सकती है? कानूनी पेचीदगियाँ मैं जानना चाहूँगी क्या इस मामले में? देखिए, आर्टिकल 248 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो सदर को इम्यूनिटी देता है, गवर्नर को इम्यूनिटी देता है कि उन्हें किसी भी किस्म की अदालत में बुलाया नहीं जा सकता और कोई भी अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। आपके इल्म में होगा कि जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि वो लिखा जाए स्विस गवर्नमेंट्स को उनके केसेस के बारे में, तो यूसुफ रजा गिलानी ने इसी बात पर स्टैंड लिया था कि जनाब सदर के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते, और जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी साहब घर जाना पड़ा। तो जब आर्टिकल 9 उनको इम्यूनिटी देता है, 248 इम्यूनिटी देता है, तो फिर सदर को कोई डायरेक्शंस या गवर्नर को कोई डायरेक्शंस तो कतई नहीं दी जा सकती, ना उन्हें अदालत में बुलाया जा सकता है। लेकिन अगेन बात ये होगी कि जनाब अगर वो कोई ऐसा अमल है जो आइन के तहत करने के पाबंद है, और अगर वो पाबंद है तो नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? और ऐसी सूरत हाल में जो बेस्ट कोर्स है, वो पहले भी जब स्पीकर साहब की बात हुई थी और अब भी वो बेस्ट कोर्स ये है कि उस अमल को देखा जाए कि क्या वजह है कि सदर या गवर्नर साहब उस एक्शन को ना करने के पे तुले हुए हैं और वो क्या रीजनिंग दे रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो रीजनिंग देखे, पहले ये देखे कि क्या वो इलेक्शंस जो से थे, बल्कि इलेक्शन से भी पहले वो चले जाएं कि क्या सीएम का जो इस्तीफा था वो आइन के मुताबिक था, और अगर वो इस्तीफा दुरुस्त था, उसके बाद जो इलेक्शंस हो रहे थे वो स्पीकर जो से थे चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा दुरुस्त था। तो ये तमाम चीजें लगता है डिटेल में जब तक अब इस पे जजमेंट नहीं आएगी तो ये एनोमली और ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगा रहेगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस भी ले लिया। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी के जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुहाज़राई भी बढ़ती जा रही है, इसका कोई आपको हल नज़र आता है? इन मामलों का कभी कोई हल निकलता हुआ नज़र आएगा? क्या होगा, कुछ समझ आता हो आपको? देखिए, हल इसका जो अगर हम प्योरली कानूनी पहलू से देखेंगे, आईनी पहलू से देखेंगे, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या तो वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है मां सिवाय इसके कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस डाला जाए, और वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है, वो जब फैसला नहीं देगी तो चीफ इलेक्शन कमीशन को निकाला नहीं जा सकता। हाँ, ये बात है कि अगर कोई इतना पॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया जाता है, इतना ट्रेमेंडस किस्म का प्रेशर डाल दिया जाता है कि जनाब गवर्नमेंट इलेक्शंस अनाउंस करती है, फिर उन इलेक्शंस के नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है वो कहती है कि जनाब वो इलेक्शंस की जो फेयर होने चाहिए, और हम इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के डाउट है, तो पॉलिटिकली इसका आंसर निकल सकता है। कानूनी तौर पे कोई ऐसी वजह नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए कि वो किसी भी तरीके से निकल जाए या छोड़ दे, क्योंकि वो उसका निकालने का वाहिद तरीका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, या वो अपनी मर्जी से डिसाइड। अच्छा आमिर अब्बास साहब, साबिक खातून अव्वल की जो करीबी दोस्त हैं फराह खान, उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दी है। अच्छा, नवाज लीग और मुत्तहिदा हुकूमत ने तो नैब को ख़त्म करना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब उनकी नज़र में शायद नैब ठीक काम करने लग पड़ी है। देखिए, मुझे मियां नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट याद है कि उसने कहा था कि हम तो भुगत चुके हैं, अब इनकी बारी है, ये भुगतेंगे, हम नैब को खत्म नहीं कर रहे। ये मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी आज से 2 साल कबल। लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट उसकी आ रही है नैब की, जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, फराह खान के बारे में उन्होंने कहा है कि जो एसेट्स हैं बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है कि नैब ऑर्डिनेंस किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होते हैं, जो या जिनके वालिद या जिनके भाई या जिनके शोहर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, उनसे तो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछगछ कर सकती है। लेकिन अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, इस मुल्क में लाखों जो उनसे हैं, बिजनेसमैन हैं और लोग हैं, तो नैब को ये इख्तियार नहीं है कि प्राइवेट चेक से पूछे कि जनाब आपके अकाउंट में ये पैसे इतने ज्यादा कहाँ से आ गए, आप इसकी सोर्स ऑफ इनकम बताएं, क्योंकि
दायरा इख्तियार से बाहर है कि वो किसी प्राइवेट पर्सन से जाके उसके एसेट्स के बारे में पूछे। हाँ, अगर वो ये साबित करते हैं कि जनाब ये किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेनामी थी, तो उसके लिए उन्हें पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी एंड देयर आफ्टर उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये लगता है ये है कि नैब ने फिलहाल बैलेंसिंग एक्ट को बराबर रखते हुए एक इंक्वायरी के लिए मंजूरी दी है। तो इंक्वायरी होने दें, इंक्वायरी में क्या है, हाँ अगर अलबत्ता वाकई कहीं ऐसा कनेक्शन आता है, क्योंकि फराज साहब के गालिबन पता नहीं ये सुसर हैं कौन हैं, वो भी कोई नून लीग के MNA हैं या MP हैं, तो ये तमाम चीजें इंक्वायरी में ही सामने आई कि इसकी असल इसके हकायक क्या है। और अगर कोई शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है तो नो मैटर वो किस भी पार्टी का हो, तो उसके खिलाफ जरूर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वो जो नैब ने इतने बड़े मेगा केसेस खोले हुए हैं, वो जिनको बारे में वो कहते थे कि ओपन एंड शट केसेस हैं, वो TT के केसेस हैं, वो दूसरे ओमनी ग्रुप के केसेस हैं, तो उसके बारे में भी नैब को बताना चाहिए कि जनाब वो वजीर आजम साहब के खिलाफ ये केसेस थे, ये रमजान शुगर मिल का केस था, ये साहब और बिलावल साहब के खिलाफ केसेस थे ओमनी ग्रुप के, उसका क्या हुआ। तो वाकई ही लग रहा है कि नैब एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग चाहे पहले थी या अब वो वहां की हद तक तो समझ आ रही है। अदरवाइज मेरिट पे अगर देखा जाए तो पहले के केसेस डिसाइड होंगे तो नैब आगे जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।